सामान्य जानकारी जो कानून से संबंधित है, कोर्ट से संबंधित है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी में बतलाऊंगा जो किस मामले में आपको कहाँ जाना है। इस वीडियो में इस बात की जानकारी दी जा रही है। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। इसके पहले मेरा अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। अब मुख्य विषय पर आते हैं। सबसे पहला वर्ड है कॉज लिस्ट। किसी भी न्यायालय के समक्ष जो मामले प्रत्येक तिथि पर या डेट पर नियत किए जाते हैं उनकी एक कॉज लिस्ट वहाँ के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाती है, जिसमें पक्षकारों के नाम, उसका केस नंबर, किस तारीख को कौन से प्रकरण में सुनवाई की जानी है। ये प्राय सभी न्यायालयों के बाहर कॉज लिस्ट लगी होती है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे सेशंस कोर्ट हो या ऊपर की हाई कोर्ट हो। कॉज लिस्ट वगैरह उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या होता है? प्लेंटिफ अर्थात वादी, जो मामला न्यायालय के समक्ष लेकर आता है, जिसे कोई ग्रीवियांस है, जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। कोई भी व्यक्ति वादी के रूप में अपना दावा सिविल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसको प्लेंटिफ बोला जाता है। और वो जो प्लेंट या दावा पेश करता है उसे प्लेंट कहते हैं, अर्थात वाद पत्र, जिसमें सारे स्पेसिफिक प्लीडिंग के साथ अभिवचन होते हैं और वो दावा तैयार होकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा वर्ड है रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का अर्थ है प्रतिवादी, एक या अधिक हो सकते हैं। इसी तरह वादी भी एक या अधिक हो सकते हैं। सॉरी मित्रों, डिफेंडेंट जो होता है प्रतिवादी, उसको जब दावा न्यायालय में प्रस्तुत हो जाता है तो नोटिस जारी करके डिफेंडेंट को रजिस्ट्री से या किसी भी तरह सर्विस होती है तो वो प्रतिवादी के रूप में अपना जवाब दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है, और वो प्रतिवादी डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट कहलाता है। इसके बाद है सिविल कोर्ट। किसी भी सिविल रॉन्ग के लिए सभी तरह के दावे, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, मैट्रिमोनियल हो, सिविल रॉन्ग से संबंधित जो भी मामले हैं, चल अचल संपत्ति से संबंधित, जिनमें किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है, वो सिविल कोर्ट के अंतर्गत चलते हैं। इसमें सिविल जज क्लास 2 से लेकर डिस्ट्रिक्ट सेशन, डिस्ट्रिक्ट जज तक की अधिकारी बैठते हैं। क्रिमिनल रॉन्ग जो होता है वो क्रिमिनल से संबंधित होता है। कोई भी आपराधिक गलती या अपराध घटित होने पर क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से लेकर और सेशन जज तक बैठते हैं, तो वो क्रिमिनल कोर्ट कहलाती है। जिसमें आईपीसी से संबंधित कोई भी अपराध घटित हुआ है, इसमें थाना भी इन्वॉल्व रहता है। मजिस्ट्रेट से लेकर सेशंस कोर्ट तक इन अपराधों की पूरी ट्रायल चलती है, जिसमें अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने से लेकर उसकी बेल, उसकी पूरी चार्जशीट पेश होने पर ट्रायल कहाँ कैसे होगी, किस ऑफेंस की, ये सारी व्यवस्था क्रिमिनल कोर्ट्स के अंतर्गत दी गई है। अब नेक्स्ट है फैमिली कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय। परिवार से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद, चाहे वो पति पत्नी का विवाद हो, उसके घर वालों से किसी तरह का विवाद हो, मैरिज से संबंधित हो, डाइवोर्स से संबंधित हो। डाइवोर्स में 2 तरह के डाइवोर्स बताए गए हैं। एक तो कंटेस्टेड सारे ग्राउंड्स पर, जैसे इसके मैंने अलग वीडियो बनाए हुए हैं। किसी भी तरह का क्रूएल्टी है, मेंटल क्रूएल्टी हो सकती है, 7 साल से वो उसका पता नहीं है, लेप्रोसी हो गई है, इम्पोर्टेंट हो गया है, लापता हो गया है, तो किसी भी ऐसे आधार पर, डोमेस्टिक वायलेंस आदि, इन सब आधारों पर वो डाइवोर्स ले रहा है। म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकता है, आपसी सहमति से, या जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें से किसी भी आधार पर पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। सेक्शन 9 भी उसमें है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो ये सब है। इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट, कोई भी माल जब आप गुड्स को खरीदते हैं और वो गुड्स उस स्तर की नहीं होती जैसा कि आपने सोच कर लिया है, तो उसमें बायर कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर फोरम कोर्ट में केस को लगा सकता है। जब भी प्रोडक्ट कोई खरीदा जाता है, चाहे उसमें मेडिकल से संबंधित केसेस भी आते हैं, बैंक से संबंधित केसेस भी आते हैं, ये आप कंज्यूमर कोर्ट या उपभोक्ता फोरम
डिस्ट्रिक्ट में भी बनाई गई, अपीलेट स्टेट में भी इसकी स्टेट कंज्यूमर फोरम आदि की व्यवस्था की गई है। तो ये कंज्यूमर कोर्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है रेलवे कोर्ट। रेलवे से संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी से कोई अपराध घटित होता है तो रेलवे मजिस्ट्रेट उसमें बैठते हैं। रेलवे की भी कोर्ट बनाई गई है। इनमें अलग से रेलवे से संबंधित कोई भी अपराध घटित होने पर उसकी ट्रायल होती है। नेक्स्ट है लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट। लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट के अंदर श्रमिकों से संबंधित उनके वेतन है, ओवर टाइम है, टर्मिनेशन है, डिसमिसल है, कोई भी लेबर से संबंधित मामला, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, वर्कमैन्स कंपनसेशन, ये सब मामले जिन कोर्ट में चलते हैं उसमें राज्य सरकार किसी एक पीठासीन अधिकारी को निर्धारित क्वालिफिकेशन होने पर थ्रू पीएससी अपॉइंट करती है और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट होता है तथा विभिन्न अधिनियमों में अलग अलग उसके डेजिग्नेशन है। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के अंतर्गत वो पीठासीन अधिकारी अंडर आईडी एक्ट कहलाता है, जबकि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट होता है। वर्कमैन्स कंपनसेशन में वो कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन कहलाता है। पेमेंट ऑफ वेजेस और मिनिमम वेजेस में अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ईएसआई के केसेस में जज ईएसआई। क्रिमिनल केसेस कोई भी अगर लेबर इंस्पेक्टर आदि द्वारा लगाए गए हैं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर द्वारा, तो उसमें वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में कार्य करता है। तो ये सब केसेस लेबर कोर्ट में लगते हैं और इनकी कुछ एक्टों में जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आदि की अपील या क्रिमिनल केसेस की अपील लेबर कोर्ट की इंडस्ट्रियल कोर्ट में जाती है। शेष आईडी, ईएसआई, डब्ल्यूसी तथा वर्कमैन्स कंपनसेशन आदि के जो भी केसेस हैं, मिनिमम वेजेस हैं, ये सब हाई कोर्ट में रिट प्रस्तुत होती है। तो लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट इस तरह अपना कार्य करती हैं। इंडस्ट्रियल कोर्ट अपीलेट कोर्ट है जिसका गठन सेक्शन 9 के अंतर्गत होता है, जबकि लेबर कोर्ट आदि का गठन सेक्शन 8 इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत होता है। तो मैंने कुछ शब्द जो कानूनी शब्द हैं वो आपको बताने का प्रयास किया, किस मामले में कहाँ किस तरह से जाना है। इस वीडियो में एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें।